नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं UGRF हिंदी 2025 एग्ज़ाम के लिए इकाई 7 से हिंदी कहानी। इकाई 7 जो है हिंदी में वो हिंदी कहानी है और इस क्रम में हम पढ़ रहे हैं एक टोकरी भर मिट्टी। अभी तक हम चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी पढ़ चुके हैं साथियों। उन क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है आपको एक बार बता देती हूँ। किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे ये भी हमने वहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए अगर ये आप पहली क्लास देख रहे हो आप, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट आज ही अभी बना दूँगी इस क्लास के साथ ही, ठीक है। हिंदी कहानी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। क्लास पसंद आए तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और जो है लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हिंदी कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। साथियों, माधवराव सप्रे जो है इनको एक साहित्यकार और पत्रकार रहे हैं। इनका जन्म जो है जून 1871 में हुआ था। समय इनका रहा है 1871 से जून 1871 से 26 अप्रैल 1926 तक, ठीक है। इनका समय रहा है, ये आपको ध्यान रखना। क्या है जन्म समय? 1871। इनको हिंदी का प्रथम कहानी लेखक माना जाता है, ठीक है। संपादक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही है माधवराव सप्रे की। चलिए अब हम देखते हैं कहानी। कहानी के बारे में हमें डिटेल से जानना है क्योंकि प्रश्न जिस प्रकार से इस समय बन रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है किसी टॉपिक को। एक टोकरी भर मिट्टी 1900 में प्रकाशित हुई है। किस पत्रिका में? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जो थी उसमें। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 19 वाला, उसमें प्रश्न बना था कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो 20 जुलाई आपको याद रखना है, 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई 1900। किस पत्रिका में? छत्तीसगढ़ पत्रिका में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी के बारे में। कहानी एक विधवा बुढ़िया की है जिसकी ज़मीन राजा जो है हड़पने की कोशिश करते हैं। हड़पना ही कहेंगे कि कमज़ोर व्यक्ति को एक जो है मजबूत व्यक्ति जो सब योग्य होता है वही दबाता है ना। तो यही कहानी है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। महल का हाता मतलब कि हमारा चबूतरा इतना लंबा हो, है ना, होता है ना, तो वो चीज़। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। कौन अपना घर छोड़ सकता है? कोई भी नहीं अपना घर छोड़ना चाहता है। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। इकलौता पुत्र और पति। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। कितने वर्ष की कन्या थी? 5 वर्ष की। अच्छा, मैंने दुलाई वाली में पढ़ाया है कि जो सीता है उसकी उम्र कितनी है? किसी को पता है? किसी ने सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं सुना होगा तो देखिए जाके, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं। जो सीता है उसकी उम्र क्या है? तो अब जो इसमें जो एक टोकरी भर मिट्टी में बुढ़िया की जो पोती है उसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो हमारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। भाई, पड़ोसी अगर अच्छा ना हो या जिस घर में आप रहते हैं उस घर के सदस्य आपके लिए अच्छा व्यवहार ना करें तो फिर जीना बेकार है ना। पड़ोसियों के साथ तो चल जाता है, लेकिन फिर भी आप बाहर निकलो आपको आपके विरोधी ही मिलें, है ना, तो ऐसे तो बेकार ही है ना। तो बुढ़िया का बेचारी वो भी परेशान हो गई कि ये श्रीमान जी तो मान ही नहीं रहे।
और वो कैसे मानेंगे, वो तो राजा हैं, जमींदार हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। ये जो जमींदार लोग होते हैं उनकी मति भी जम जाती है, मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर इंसानियत मर जाती है। अगर एक बुढ़िया वो उस घर में रह रही, ये आम बात है साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आम बात है ना। कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, है ना। चलिए, एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। अब जब विधवा निकल चुकी है, वहाँ से अपना घर छोड़ दिया, कहीं ना कहीं रह रही होगी, तो जब एक दिन वो विधवा अपने घर, अब भाई घर है उसका, कैसे जिस ज़मीन में आप जन्म लेते हो, जहाँ रहते हो, या जो मतलब उसका ससुराल था, वो बूढ़ी हो गई बेचारी, पति का घर है ना, उसकी बहुत सारी यादें लगाव होता है, तो वो पहुँच गई। क्यों पहुँची? श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। बहुत चालाक थी बुढ़िया भी। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ महाराज, क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। सोचा होगा एक टोकरी भर मिट्टी में क्या जाता है ना। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए कि मुझसे बोल रही है, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। फिलहाल किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे, कैसे उठा पाएंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। तो बहुत ही अच्छा इंड रहा। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कुछ याद करने वाला है, एक तो क्रम आप देख सकते हो, ठीक है, और दूसरा जो बुढ़िया की पोती है उसकी उम्र कितनी है ये देख सकते हो, ठीक है। कहानी बहुत अच्छी है। मैंने इस प्रकाशन वर्ष भी बता दिया है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये भी बता दिया है, माधवराव सप्रे का जन्म समय क्या है ये भी बता दिया है। तो उम्मीद है आगामी परीक्षा के लिए ये कहानी आप सभी के लिए, ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है साथियों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और साथ ही इस समय मैं आप सभी को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी पेपर फर्स्ट के लिए
मैथ, रीजनिंग और डीआई की क्लासेस भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जिनको पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग पेपर फर्स्ट की क्लासेस देख सकते हैं। और साथ ही 3 फरवरी से हमारी प्राइवेट क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। जिन भी साथियों को प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है पेपर फर्स्ट के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 7355281416 पे। पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी और हिंदी में फ्री पढ़ाऊंगी। जो भी यहाँ पे देखिए पीडीएफ उन्हीं साथियों को मिलेगी जो पेपर फर्स्ट ज्वाइन करेंगे, तो उनको जो है ये सभी पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, तो जिनको पीडीएफ लेना है वो लोग कर सकते हैं। बाकी आप हमारा फ्री स्टडी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में 500 से ज़्यादा पीडीएफ फ्री में है, तो उनको देख सकते हो। पेपर फर्स्ट के लिए यूथ कंपटीशन और केवीएस मदानी की पुस्तक बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। ठीक है, जिनको भी पढ़ना होगा उनके लिए मटेरियल इनफ है और ये क्लासेस भी आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस समय मैं रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास भी पढ़ा रही हूँ आप सभी को, तो उन क्लासेस को भी देखिए। हिंदी कहानी की क्लास आ चुकी है, अभी थोड़ी देर बाद में जो है आप सभी को रामचंद्र शुक्ल की कहानी, रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उससे हम आदिकाल पढ़ रहे हैं प्रकरण 2, तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। धन्यवाद।